का संदेश के इस वीकली प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। मैं आपका होस्ट और दोस्त तारिक अनवर रहमानी। दुनिया चाहे जितनी भी तरक्की कर ले, जितनी भी टेक्नोलॉजी अपना ले, लेकिन गूगल से आप रोटी नहीं डाउनलोड कर सकते, नहीं अपनी भूख मिटा सकते हैं। मुझे एक बात बिल्कुल समझ में नहीं आता, और जो भी इस तरह के बुद्धिजीवी लोग हैं, मैं खुद को बुद्धिजीवियों में नहीं गिनती करता, समाज में हैं ऐसे लोग, उन लोगों को भी ये समझ में नहीं आता। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि अक्सर सुनने को मिलता है, और अपने ब्लॉग के जरिए हो और या फिर वो वीडियो में जैसे भी हो, इस बात का इजहार करते हैं, कंडेम भी करते हैं कि जो लोग गरीबों की आवाज उठा उठा कर और बार बार गरीबों को दिलासा दिलाते हैं, कब पता नहीं चलता कि गरीबों की आवाज उठाते उठाते, गरीबों के लिए लड़ाई लड़ते लड़ते कब वो लोग खुद अमीर बन जाते हैं, और कब वो सियासत की चकाचौंध जिंदगी में जाकर, दुनिया में जाकर गरीबों को भूल जाते हैं और गरीबों को ऐसा समझते हैं जैसे ये इंसान है ही नहीं। मैं ऐसी बात क्यों कर रहा हूँ? सोचने वाली बात है कि आज मैं टेक्नोलॉजी और गूगल और रोटी की बात कर रहा हूँ। हमारा देश किसानों से भरा पड़ा है। हमारे देश का, बल्कि पूरी दुनिया किसानों का जो एक रूप रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण रूप रहा है। लेकिन जब किसान को ही हम अहमियत नहीं देंगे, किसान के लिए हम नहीं सोचेंगे, तो सोचे कि फिर कैसे हम। घर में पूरे देश में प्रोटेस्ट जारी है लगातार 2-3 दिनों से, बल्कि कल 25 तारीख को पूरे भारत में किसानों ने आंदोलन शुरू कर दिया। कहीं पर चक्का जाम किया गया, कहीं पर प्रदर्शन किया गया। जो 3 बिल पास हुए हैं उसके खिलाफ में है, लेकिन बिल ऐसा बनाया गया है। देखिए, एक बात सिंपल सी है कि जब आप किसी के लिए कुछ फैसला करने जाते हैं तो पहले आपको उनसे भी मशवरा करना होगा, डिस्कस करना होगा कि देखो, मैं तुम्हारे लिए ये फैसला करने जा रहा हूँ, क्या ये जो चीजें हैं वो तुम्हें फायदा पहुंचाएगी या नहीं पहुंचाएगी, या तुमको ये सुविधा फायदा पहुंचा पाएगा या नहीं पहुंचाएगी, इससे क्या नुकसान है। लेकिन न किसानों से न किसी से भी इस चीज का डिस्कस किया गया और फैसला सुना दिया गया। ये देश किसानों पर बहुत निर्भर है। ये देश में किसानों का बहुत बड़ा योगदान है देश की तरक्की में। जो कहा जाता है कि अन्नदाता है, आज उन गरीबों की आवाज नहीं सुनी जा रही। यही वजह है कि सड़कों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप वीडियो में देखा आपने, और किस तरह लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ये हम सब के लिए समझने की बात है। लेकिन कमाल है कि जब पूरा देश इस वक्त किसानों का प्रोटेस्ट का साथ दे रहा है, किसान सड़क पर आकर के प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी मांग रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि कैसे भी ये इंसाफ हो जाए, लेकिन मीडिया का जो काम था कि सवाल करता सरकार से और मीडिया को दिखाना चाहिए, तो किसी ने इन किसानों के प्रदर्शन को, इन किसानों की मेहनत को, इन किसानों के प्रोटेस्ट को किसी ने नहीं दिखाया। मीडिया कर क्या रही है? मीडिया पिछले 2.5-3 महीने से सिवाय रिया चक्रवर्ती, कंगना रनावत और सुशांत सिंह के अलावा इसे कुछ नहीं दिख रही। जबकि हिंदुस्तान भर में बहुत, देखें आप लोग, जब किसान प्रोटेस्ट कर रहे थे तब हमारे देश के सुरवीर एंकर पत्रकार क्या दिखा रहे थे, जबकि इन्हें किसानों का कवरेज दिखाना चाहिए था, लेकिन ये क्या दिखा रहे हैं। सुशांत ने आत्महत्या की तो गले पर चोट का निशान कहां से आया? अगर डीके बताओ मुझे, डीके कुछ तो। सिर्फ सुशांत केस, कंगना रनावत, अब नया नाम, जो बहुत बड़ा नाम जुड़ा है, वो है दीपिका पादुकोण। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई समस्या नहीं है और कुछ नहीं है, अगर इन एंकरों को सुना जाए और इन मीडिया को देखा जाए तो। दीपिका पादुकोण जो आपको बता दें, मर्सिडीज गाड़ी, ब्लैक कलर की गाड़ी मुंबई लैंड कर चुकी है। आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। क्यों भाग रहे हैं?
कहीं एक्सक्लूसिव तस्वीरें रिपब्लिक टीवी ने आपको दिखाई। बकुल जो है वो मुंबई पहुंच चुकी है। थी घर से निकली और उसके बाद से साथ में थे। क्या क्या दिखा है, क्या क्या फॉलो किया? 45 मिनट का समय लगभग लगा श्वेता उनको अपने घर से यहाँ तक आने में, और रास्ते भर जो हम सबसे ज्यादा नजर थे उनकी बॉडी लैंग्वेज पे। कल शाम से लेकर के आज तक में कोई बदलाव नहीं है। जो जानकारी मिली वो ये कि रात को उन्होंने कुछ वकीलों से बातचीत भी की थी। जाहिर है सलाह मशवरा ले रही होंगी कि आखिर ये जो जांच दूर नहीं रहेंगे एसएनसीबी गेस्ट हाउस से, हम पास आकर दिखाते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस तमाम हलचल के बीच में कई जगह पे बहुत सारी सुशांत का पैसा कहा गया था। सुशांत की एक साइड पैरालिसिस की हो गई थी। क्या बात कर रहे हैं आप? अगर आपके पास आत्महत्या के लिए एक भी सबूत है तो लाओ मेरे सामने, अरे झूठे कहीं के, फर्जी झूठे, मुझे बताओ आत्महत्या के लिए एक भी सबूत है तो लाओ सामने। तो ये देख सकते हैं कि हम फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। आई और 3 गाड़ियां, पहले भी कहा जा रहा था कि 3 गाड़ियां उसके साथ चलेंगी और उसी बीच वाली गाड़ी में दीपिका पादुकोण है। ये देख सकते हैं कि पहले ये गाड़ी है, उसके बीच में जो गाड़ी है वो दीपिका पादुकोण इस गाड़ी में बैठी हुई है। जा रही है जो गाड़ी, ये कैमरामैन दिखाएंगे। इस गाड़ी में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण है। मैं इनको फॉलो करने की कोशिश कर रहा हूँ, मेरे ड्राइवर उनको फॉलो करेंगे। देख सकते हैं कि इसी गाड़ी में कहा जा रहा है कि दीपिका पादुकोण है। 2 गाड़ियां आगे पीछे हैं उनको उस बीच वाली गाड़ी में दीपिका पादुकोण है। हमने उनसे पूछा कि वो एनसीपी से क्यों भाग रही है। कई सारे सवाल थे जो रकुल से पूछे, लेकिन उन्हें कुछ जवाब नहीं दिया। लाओ सामने एक भी सबूत लाओ सामने। मैं कह रहा हूँ इस वक्त लाओ, एक भी सबूत लाओ। कैमरे थे, उनका पीछा कर रहे थे, कुछ शीशे तक भी पहुंचे। हालांकि हमने 2-3 जगहों पर जहां पर जगह थी और ये लगता था कि वो आराम से बात कर पाएंगे, अपना पक्ष रख पाएंगी, हमने उन्हें पक्ष रखने का मौका। ऐसे फडर मत करो। एक भी सबूत लाओ, एक सबूत। जिस शाहीन बाग के प्रोटेस्ट को इंडियन मीडिया और सरकारी कुछ प्रवक्ता ने जिस तरह गैर कानूनी बताया और उस पर लांछन लगाए, तोहमत लगाए, यहाँ तक के बिकाऊ कहा गया, यहाँ तक कि रेट लगा दिया गया, जबकि हम सब जानते हैं कि बाबा भीमराव साहब के कॉन्स्टिट्यूशन को सेव करने के लिए सड़कों पर उतरे थे। शाहीन बाग बना था और वो ऐतिहासिक शाहीन बाग ही की वजह से सरकार को बैकफुट पे जाना पड़ा। हालांकि वो इस मूड में अब तक नहीं थी, लेकिन इन लोगों से जो बन पड़ा, मीडिया ने नंगा नाच किया, तांडव किया और घंटों घंटा बहस किए उस पर। बस सिंपल सी बात ये थी कि उस चीज को समझ लेते कि आखिर देश का नागरिक चाह क्या रहा है। ये नागरिकता का सवाल था, वजूद का सवाल था और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाने की बात थी। लेकिन इन लोगों ने हर वो हथकंडा अपनाया, बदनाम करने की कोशिश की और आतंकवादी और देशद्रोह जैसा नाम भी दिया गया तोहफे में। लेकिन ये मोहब्बत थी बाबा भीमराव साहब अंबेडकर की, सच्ची मोहब्बत थी देश से, और ये नागरिकता की बात थी और बुजुर्गों का जो दिया हुआ हमारा सबसे कीमती तोहफा, गंगा जमुनी तहजीब को बचाने के लिए सड़कों पर उतरी हुई हमारी माँ बहन और तमाम स्टूडेंट थे, जिन्हें लोगों ने देशद्रोह भी कहा। कुछ गोबर पात्रा टाइप लोगों ने कीमत भी उसकी लगाई। लेकिन कमाल का तमाशा दिया है टाइम मैगजीन वालों ने कि दुनिया के 100 असरदार लोगों में, जिन्हें हम दबंग दादी के नाम से जानते हैं, जब से शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चालू हुआ और लोगों ने जाना कि शाहीन बाग भी है कहीं, और शाहीन बाग सीए और एनआरसी को अपोज करने की वजह से जो उस पर धरना में बैठी हुई थी माँ बहनें, तो उस अपोज की वजह से पूरी दुनिया में एक पहचान बना लिया। और जिन्हें लोग आतंकवादी कहते थे, देशद्रोह कहते थे ये कानून के गैर कानूनी है, जबकि कानून बचाने के लिए बैठे हुए थे। आज उन लोगों पे जोरदार तमाचा मिला है उन टाइम मैगजीन वालों की तरफ से कि 100 असरदार लोगों में दबंग दादी को जगह दिया गया है। ये तमाचा है और ये बताया गया है कि ये बात सच है कि उन्हें सीए और एनआरसी के बारे में बहुत ज्यादा शायद उसकी स्पेलिंग भी दादी को नहीं मालूम। बीबीसी की इस रिपोर्ट को देखें।
अमेरिका की जानी मानी पत्रिका टाइम ने दुनिया के 100 प्रभावशाली लोगों की लिस्ट जारी की है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ कुछ और भारतीय नाम भी शामिल हैं। इस लिस्ट में अभिनेता आयुष्मान खुराना और शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन का चेहरा रही बिल्किस बानो के नाम भी शामिल हैं। हालांकि टाइम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिस्ट में शामिल करते हुए उनके बारे में जो संक्षिप्त लेख लिखा है, उसमें उनके बारे में तल्ख टिप्पणी की गई है। पत्रिका के संपादक कार्ल विक ने नरेंद्र मोदी के बारे में लिखा है, भारत में अभी तक के लगभग सारे प्रधानमंत्री 80% हिंदू आबादी से आए हैं, लेकिन मोदी अकेले हैं जिन्होंने ऐसे सरकार चलाई जैसे उन्हें किसी और की परवाह नहीं है। उनकी हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी ने न केवल कुलीनता को खारिज किया बल्कि बहुलवाद को भी नकारा, खास तौर पर मुसलमानों को निशाना बनाकर। महामारी उनके लिए असंतोष को दबाने का एक साधन बन गया और दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र और गहरे अंधेरे में चला गया। टाइम मैगजीन इससे पहले नरेंद्र मोदी को अपने कवर पेज पर भी जगह दे चुकी है। पिछले साल लोकसभा चुनाव से पहले इस मैगजीन ने मोदी की तस्वीर प्रकाशित की थी, जिसका शीर्षक था इंडियाज डिवाइडर इन चीफ। 2015 में भी टाइम मैगजीन ने प्रधानमंत्री मोदी पर कवर स्टोरी की थी और तब उसका शीर्षक था वाई मोदी मैटर्स। बात करें इस मैगजीन के दमदाने वाला नाम है बिल्किस बानो का। बिल्किस भारत में नागरिकता कानून के विरोध में हुए शाहीन बाग विरोध प्रदर्शन की प्रमुख चेहरा बन गई थी। उन्हें शाहीन बाग की दादी के तौर पर लोग याद करते हैं। टाइम मैगजीन में बिल्किस के बारे में पत्रकार राणा आयूब ने एक लेख लिखा है, जिसमें वो लिखती हैं, जब मैं उनसे पहली बार मिली थी तो वो जवान औरतों के बीच में बैठी थीं। उनके एक हाथ में पूजा की माला थी और दूसरे हाथ में तिरंगा। 82 साल की यह बुजुर्ग महिला भारत में दबे कुचले समाज की आवाज बनकर उभरी, जो सुबह 8 बजे से लेकर आधी रात तक प्रदर्शन स्थल पर मौजूद रहती। बिल्किस ने कई महिलाओं, छात्रों और कार्यकर्ताओं को नई ताकत और उम्मीद दी। उन्होंने कहा कि वो तब तक शाहीन बाग में मौजूद रहेंगी जब तक उनकी नसों में खून बहेगा, ताकि आने वाली नस्लें न्याय और बराबरी की। बहुत अच्छी तरह से याद है जब कोरोना हमारे देश में दस्तक दे रहा था और बल्कि दे चुका था, उसके बाद सरकार अपनी तमाम वादों में नाकाम दिख रही थी, तो फिर सरकार ने फिर एक ऐसा हथकंडा अपनाया अपने तमाम सुरवीरों को साथ लेकर के। और मैं सुरवीर मीडिया को कहता हूं, जो अभी की मीडिया है, पेड मीडिया, जो अपने आकाओं के इशारे पर नंगा नाच करती है, मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। फिर उन लोगों ने कोरोना, जहां पे हम सबको मिलजुल के लड़ना चाहिए था, लड़ना था, और वहां पर एक गंगा जमनी तहजीब और इंसानियत की बात करके, क्योंकि कोरोना न धर्म देखकर, न जात देखकर, न पात देखकर किसी को पकड़ रहा था, और अब तक भी वही है, पूरी दुनिया में वैसे ही है। वो नाम देख करके तो वो किसी को टच नहीं कर रहा था या इफेक्ट कर रहा था। तो मीडिया ने अपने आकाओं के इशारे पर यह दिखाया कि जमातियों को टारगेट कर लिया गया शुरुआत दिनों में कि इस इंडिया में कोरोना को स्प्रेडिंग कराने में, फैलाने में सबसे ज्यादा जो हाथ है, बल्कि सिर्फ इसी वजह से, जमातियों की वजह से ही ये कोरोना पूरी दुनिया में फैल रहा। फिर उसके बाद पूरे हिंदुस्तान भर में मीडिया ने तकरीबन 1.5 से 2 महीने तक नंगा नाच किया और क्या क्या नहीं बजे, कोरोना जिहाद और ये किया, बहुत तरह की जो हो सका बन पड़ा इन लोगों ने किया। जबकि उस वक्त मेडिकल सिस्टम पे काम करना चाहिए था, ध्यान देना चाहिए था कि किस तरह हम अपने नागरिक को इस बीमारी से बचा सकते थे। फिर उस जहर की वजह से, उस मीडिया की पॉइजन की वजह से लोगों पे एक ऐसा असर पड़ा कि लोगों ने बस ये देखा कि अगर वो मुसलमान है और वो या फिर जमात से बिलोंग करता है, तो या मुसलमान ही है सिर्फ, तो फिर वो कोरोना ही फैला सकता है। फिर पुरानी वीडियो चला करके मीडिया ने पूरा बदनाम कर दिया। यहाँ तक के मोहल्ले में सब्जी नहीं बेचने दिया जा रहा था, लोग उनको सामान नहीं दे रहे थे, ले रहे थे, क्योंकि मुसलमान को टच करना उन लोगों को ऐसा लग रहा था कि कोरोना फैल जाएगा, क्योंकि ये मुस्लिम है तो कोरोना फैलाएगा ही, एक मुस्लिम है तो ये कोरोना फैलाने का काम ही कर रहा है। फिर मीडिया का वो जहर कितना असरदार था पूरे हिंदुस्तान ने देखा। फिर एक वक्त आया कि फिर कोर्ट से वो फैसला आया कि बलि का बकरा बनाया गया। तो मेरा ये कहना है समाज के तमाम उन लोगों के लिए कि जो आप मीडिया में देख रहे हैं, अभी भले आपको अच्छा लगता होगा कि हाँ
ये हिंदू मुसलमान करके हमारे भाई के लिए, हमारे कौम के लिए अच्छा कर रहा है, या हमारे लिए अच्छा, या हमें इससे क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या परवाह है। तो यकीन मानिए कि ये हम सब की समस्या है, क्योंकि अगर हम किसी भी चीज को धर्म के आईने में देखेंगे तो बहुत दिनों तक ये सही नहीं चलने वाला। क्योंकि देश, आप इस बात को मान लें कि देश किसी एक धर्म से, ये हिंदुस्तान देश की जो खूबसूरती है वो तमाम धर्मों के साथ रहने से है। तमाम लोग जो तमाम अलग अलग तरह के त्यौहार सेलिब्रेट करते हैं और हम लोग एंजॉय करते हैं, यही खूबसूरती है, यही पहचान है, यही गंगा जमनी तहजीब है। तो ये मीडिया ने जो जिस तरह जहर फैला दिया है, इसे हम सब की जिम्मेदारी बनती है कि हम उसे रोके, क्योंकि जिन समस्याओं पर मीडिया को ध्यान देना चाहिए था उस पर ध्यान नहीं दे रही है। मैं जाते जाते एक वीडियो आपको शेयर कर रहा हूं और इस वीडियो को आप देखें और आपको समझ में आ जाएगा कि जो जहर मुसलमानों के लिए फैलाया जा रहा था, वो जहर अब कहां कहां और किन किन समाज को अफेक्ट कर रहा है। आप इसको देखें और आपके लिए इतना ही कहूंगा कि इन मीडिया के चक्कर में अपनी गंगा जमनी तहजीब को, अपने देश की भाईचारा को न खोए। जय हिंद, जय भारत। ड्रग्स कम करो अपने। नहीं, रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी ऐसे ही बोला था, वो ड्रग्स नहीं करती, ये करते हैं, साले डायरेक्टर हैं। और मेरे घर तक आ गया ये जहर। सोशल मीडिया ट्रोल पर राघव का फूटा गुस्सा। ऋत्विक धनजानी ने भी किया राघव को सपोर्ट। राघव ने ड्रग्स को लेकर सुनाई एक बेहद शॉकिंग कहानी। लोगों से राघव ने की एक स्पेशल रिक्वेस्ट। तो क्या कहा राघव ने, आप खुद ही देख लीजिए। दोस्तों एक घटना बताता हूँ आज की। मेरे भाई का फोन आया मुझे देहरादून से। वो फिल्म मेकर है और इंडिपेंडेंट फिल्म्स बनाता है। कल उसकी वर्कशॉप हुई थी कि मिनिमम बजट में और माइक्रो बजटिंग फिल्म मेकिंग कैसी होती है, वो वर्कशॉप करता है। और वो दिन रात लिखता रहता है, मेहनत करता है और अपना क्रिएटिविटी से कहानियां बनाता है, किरदार बनाता है, उनको जिंदा करता है स्क्रीन पे अपनी फिल्मों के द्वारा। तो उसके हुआ था बाल तोड़ हो जाता है, ऐसे स्किन में हो जाता है, फिर वो फूल जाता है, उसमें पस जम जाती है, बहुत कुछ होता है बाल तोड़ में। वॉल्केनो जैसा फीलिंग आता है बॉडी में। तो बाल तोड़ जब हुआ उसके, वो डॉक्टर पे गया एक देहरादून में। अब वो डॉक्टर का नाम बताऊं ना बताऊं, पता नहीं क्या करूं उसके साथ। लेकिन वो डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने उसे देखा, थोड़ा लंबे बाल रखता है और पतला है वो। सब लोगों की अलग फिजिक होती है, सबकी अलग बॉडी टाइप होता है, बॉडी स्ट्रक्चर होता है। वो पतला है, जैसे मैं था पहले जब मैं कभी डांस इंडिया डांस या फिर मैं आया हूँ, आपने देखा होगा, पतला सा, लाल बाल हो रखे हैं, कीकड़ा, स्लो मोशन कर रहे लाऊं पूरा, ठीक है, वैसा टाइप का। तो वो भी वैसा ही है अभी, क्योंकि उसकी एज है, छोटा है वो। बहुत सिंसियर है, बहुत ही कॉन्शियस है, बहुत अवेयर है, बहुत वेल रेड है, पॉलिटिकली बहुत अवेयर है और बहुत लिबरल है। और वो गया डॉक्टर पे अपना बाल तोड़ दिखाने, मेरी माताजी के साथ, मेरी मम्मी के साथ। तो डॉक्टर ने उसे बोला, उसने डॉक्टर को बोला कि सर हेलो, मेरा क्या हुआ। डॉक्टर ने उसे बोला क्या हुआ है। उसने बोला कि मेरे बाल तोड़ हो रहा है बार बार, इधर मेरे ख्याल से हीट से हो रहा है कि किससे हो रहा है। तो डॉक्टर ने उसे कहा कि ड्रग्स कम करो अपने। मेरे भाई ने मेरी मम्मी को देखा, मेरी मम्मी ने मेरे भाई को देखा। मम्मी आगे कि सर ये ड्रग्स तो बिल्कुल नहीं, तो सुबह दिन में घर में खाना खाता है, रात को घर में खाना खाता है, तो ड्रग्स करने का टाइम कहाँ है, लिखते रहता है और फिल्म्स बना। नहीं, रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी ऐसे ही बोला था, वो ड्रग्स नहीं करती, ये करते हैं, साले डायरेक्टर हैं, ये डायरेक्टर लोग हैं, ये आर्टिस्ट है, ये करते हैं ड्रग्स। तो मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये न्यूज चैनल्स हमारे देश के युवाओं और हमारे देश के माँ बापों और हमारे देश के जो भी मिडिल एज लोग हैं और जो लोग देखते हैं न्यूज ताड़ के, जो मुर्गा लड़ाओ योजनाएं चल रही हैं वहां, जो कोई भी जब डिबेट करता है, कॉन्वर्सेशन करता है, कोई एक दूसरे की सुनता नहीं है और एक ही चीज आपके दिमाग में आपको ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो टीआरपी के लिए, जो मुझे पता है, मैं यहां पर हूं। उसका असर मेरी फैमिली तक हो रहा है। मेरे पे हो यार, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, मैं एकदम सॉर्टेड आदमी हूँ, मेरे को होते रह रहा था यार, मेरा क्या यार, दाल चावल खानी है, सो जाना है, फिर गांव उत्तराखंड चले जाना है, दोस्तों के साथ घूमना फिरना है, मेरे को बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता न्यूज में ये लोग क्या दिखा रहे हैं। बट स्टिल इसका असर अब मेरे घर वालों तक हो गया। डॉक्टर के पास मेरा भाई गया है इलाज कराने,
एक बहुत वनरेबल स्टेज होती है, वो बहुत सेंसिटिव रहता है इंसान उस वक्त जब वो डॉक्टर के पास जाता है। अपनी माँ के साथ वो गया, डॉक्टर उसे बोल रहा है कि ये ड्रग्स करता है क्योंकि ये आर्टिस्ट है, ये डायरेक्टर है, और ये रिया चक्रवर्ती की माँ ने भी बोला था वो नहीं करती, लेकिन देखो ना वो करिए। सब क्या चल रहा है? आप लोग कहां ध्यान दे रहे हैं? इंस्टेड ऑफ अपनी ग्रोथ, अपने अंदर का क्राफ्ट सुधारना, या फिर अपने अंदर की ग्रोथ करना, या फिर वर्ल्ड पीस की बातें करना, या एनवायरमेंटल स्टडीज की बातें करना, दुनिया में पॉल्यूशन क्यों हो रहा है, पॉपुलेशन क्यों बढ़ रही है, इकोनॉमी क्यों कम हो रही है, फार्मर्स के लिए हम क्या क्या पॉइंट्स लाएं, आप लोग ये बातें कर रहे हैं यार इस स्टेज में, बिकॉज ऑफ ऑल दीज न्यूज रबिश। और मेरे घर तक आ गया ये जहर, तो मुझे थोड़ा बुरा लगा और मैंने ये वीडियो बनाने की कोशिश करी। हालांकि अभी आप एक हेलो की वीडियो भी बनाओ तो उस पर भी नीचे गालियां पड़ती हैं, बट मैं देखता नहीं हूं नीचे के कमेंट्स। सही है, मेरे को देखता नहीं हूं मैं नीचे के कमेंट्स, बट मेरे घर तक बात पहुंच गई। मेरा भाई बाल तोड़ के ले गया था यार डॉक्टर पे, डॉक्टर का काम है इलाज करना, चेकअप, उसने चेकअप हाथ भी नहीं लगाया, उसने डायरेक्ट जजमेंट पास कर दिया, अपना पॉलिटिकल एजेंडा रख दिया वहां पर कि भाई रिया की मां ने भी बोला था ड्रग्स नहीं करते, डायरेक्टर है अच्छा लिखता है, अरे ये तो ड्रग एडिक्ट। अरे भाई तुम कहां क्या कर रहे हो यार? हमारे टाइम पे हमें टाइम नहीं होता था ये सब न्यूज़ देखने का और ये सब बातें करने का, क्योंकि हम अपनी कला में इतनी बिजी थे। दिन के 12-12 घंटे हम सिर्फ नृत्य करते थे, डांस करते थे, नाटक करते थे, दोस्तों के साथ बाहर जाके मोमो चाउमीन खाते थे। तुम लोग क्या कर रहे हो यार? कहां जाएगा हमारा यूथ?